मैं गिरिराज प्रसाद मीणा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा। हम स्वतंत्र भारत में राजनीति पुस्तक के अंतर्गत आज अध्याय 2 की शुरुआत करेंगे और इस अध्याय का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक प्रभुत्व के दौर में लोकतांत्रिक स्थापित करने की चुनौती के बारे में आज हमें शुरुआत कर रहे हैं। और आपने गए पाठ में जब राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की तो उस राष्ट्र निर्माण के तुरंत बाद हमारे सामने एक और चुनौती प्रमुख रूप से उभर कर के सामने आई थी, लोकतांत्रिक राजनीति की जमीन तैयार करने की। और इसमें राजनीतिक दलों के बीच चुनाव प्रतिस्पर्धा आज़ादी के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। और हम इस अध्याय में चुनावी राजनीति के पहले दशक के बातों पर गौर करेंगे तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रणाली की स्थापना, आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा, विपक्षी दल और उनकी नीतियों का उद्भव, इन सारी बातों का हम इस पाठ के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उसमें लोकतांत्रिक स्थापित करने की जो चुनौती वाला बिंदु है, यहाँ से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ है और अपने देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की जो चुनौती थी, इस गंभीर चुनौतियों के बारे में आपने गए पाठ में जानकारी प्राप्त भी की है। ऐसी चुनौतियों की चपेट में आकर के कई अन्य देश के नेताओं ने ये फैसला किया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता है। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है और लोकतंत्र को अपनाने में मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद हुए कई देशों में इसी कारण अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कई रूप थे। कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा, लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में नहीं रहा और कहीं एक दल का शासक कायम रहा। कहीं सीधे सीधे सत्ता की बागडोर संभाली। अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के इस दौर के कायदे जल्दी लोकतंत्र कायम कर दिया जाए, ये ऐसी अलोकतांत्रिक शासन के पांव फिर जग गए और उन्हें बदल पाना काफ़ी मुश्किल होगा। ये सारी बातें उस समय थी और भारत भी ऐसी परिस्थितियों से अलग नहीं था। लेकिन आज़ाद भारत के नेताओं के सामने एक ज़्यादा कठिन रास्ता चुनने का फैसला किया। नेताओं ने कोई रास्ता और चुना होता तो आश्चर्य की बात होती, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र थी और हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे। ये राजनीति की समस्या के रूप में नहीं देखते थे और राजनीति की समस्या के समाधान के उपाय मानते थे। इन्हीं चुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद रखे। इसके साथ ही लोकतांत्रिक राजनीति सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति की दो सबसे ज़्यादा जाहिर चीज़ है जो राजनीतिक गतिविधियों का उद्देश्य जनहित का फैसला करना और उस पर अमल करना एक ऐसा होना चाहिए जिससे
हमारे नेताओं के इस रास्ते को चुनने का फैसला किया। पिछले साल हमने कक्षा 11 में पढ़ा भी था कि हमारा संविधान कैसे बना। उसकी शायद आपको थोड़ी याद हो तो संविधान सभा जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को इस पर पूर्ण हस्ताक्षर हुए तथा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था और संविधान के नियम तय कर दिए गए थे। अब इन नियमों को अमल में लाने के लिए महज ये प्रक्रिया को शुरू किया गया और भारत में 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई और सुकुमार सेन हमारे भारत के पहले चुनाव आयुक्त बने और उनसे उम्मीद की जा रही थी कि शायद देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही हो जाए। लेकिन परिस्थितियां कहने में और किसी कार्य को क्रियान्वित करने में काफ़ी अंतर होता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं है और मतदाता सूची, वयस्क मताधिकारियों व्यक्तियों की सूची बनाना अत्यंत आवश्यक है और इस काम में समय भी लगेगा। मतदाता सूचियाँ जब पहला प्रारूप जब प्रकाशित हुआ तो पता चला कि 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए और इन महिलाओं को अल्लाह की बेटी फलां की बीवी इस प्रकार से उनकी प्रविष्टियाँ हुई और चुनाव आयोग ने इन प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया। फिर इन मतदाता सूचियों को पुनरावलोकन किया जाए और ज़रूरी लगे तो प्रविष्टियों को हटाया भी जाए। ये सारी बातें चुनाव आयोग ने जब स्पष्ट की ऐसे काम बहुत मुश्किल था। उस समय भारत में 17 करोड़ मतदाता थे और 3200 विधायक और 489 लोकसभा के सांसद चुनने थे, तो इनके महज 15% ही साक्षर थे। चुनाव आयोग के सामने यह बहुत बड़ा एक विकट फैसला था जिसमें 3 लाख से ज़्यादा अधिकारी चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया और देश के विशाल और मतदाताओं को भारी भरकम की संख्या से पहला आम चुनाव अनूठा था। मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीबी और अनपढ़ थी। ऐसे माहौल में चुनाव के लिए एक परीक्षा की कठिन पद्धति थी, सार्वभौमिक थी और इसी में अमल में लाने के लिए हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार से परिस्थितियों का सामना किया गया और उस सामने के तहत इसे जोखिम भरा जो परिणाम था, उस जोखिम भरे में एक हिंदुस्तानी संपादक ने इतिहास का जो सबसे बड़ा जुआ करार दिया था, उसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइजर नामक पत्रिका ने भी जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन में यह देख लेंगे कि और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। उसी प्रकार एक इंडियन सिविल सर्विस में अंग्रेज नुमाइंदे ने दावा किया था कि आने वाले वक्त और अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर बड़ा विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की ये बेहद नौटंकी होगा। इस कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि चुनावों में इस प्रकार की स्थिति को वो करने का आधार रखा गया कि ये भारत में चुनाव असफल होगा, लेकिन चुनाव आयोग को भी चुनाव की तारीखें
घोषित करने के पश्चात 2 बार स्थगित करना पड़े और आखिरकार 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए और इन चुनाव को अमूमन 1952 का आम चुनाव कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश देश के हिस्सों में 1952 में ही चुनाव हुए थे। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लगे और चुनाव में उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट पर 4 उम्मीदवार मैदान में रहे और चुनाव में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। 50% के लगभग लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। चुनाव परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। सार्वभौमिक मताधिकार के इस प्रयोग के जो आलोचक थे, चुनाव कराने से पहले जो इस भारतीय के चुनाव पद्धति और तरीके के लिए आलोचना कर रहे थे, उनका मुंह बंद हो गया। आलोचकों के संदेह पर पानी फिर गया और सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। अब देश से बाहर के परिवेशक भी इस बात को देख करके हैरान हो गए थे। हिंदुस्तान टाइम ने उस समय लिखा भी कि यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बहुजा अंजाम दिया और 1952 के आम चुनाव में पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में भी नहीं कराया जा सकते हैं। जो इस बात की लोगों में बात थी, उसको भी अब समाप्त कर दिया गया, उस बात को भी खारिज कर दिया गया। ऐसी स्थिति में ये सारी बातें अमल में लाई गई। अब हमारा अगला बिंदु है, पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व, अर्थात जो 1952 के प्रथम आम चुनाव हुए थे, उससे लगातार 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, इसका दबदबा रहा। पहले आम चुनाव के नतीजे से शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो और आशा यही रही कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में जीत जाएगी। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था और इस पार्टी का स्वाधीनता संग्राम की विरासत भी थी। अतः ये दिन एकमात्र सीट थी जिसका संगठन पूरे देश में था। फिर इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और उन्होंने पूरे देश में अपना चुनाव प्रसार किया। 489 सीटों में से कांग्रेस ने 364 सीटें जीती और इस तरह किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनाव दौड़ में कांग्रेस सबसे आगे निकली। जहाँ तक सीट पर जीत का सवाल है, तो इसके अंतर्गत उसे हर क्षेत्र में हर प्रकार से अपने कुल बहुमत लेके आई। मात्र विपक्षी सीट कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसे 16 सीट हासिल हुई और लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी जो चुनाव कराए गए, तो वहाँ कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल हुई। केवल त्रावणकोर, कोचीन, जो आज केरल का एक हिस्सा है, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर अपनी जीत दाखिल की और आखिरकार इन 3 राज्यों में कांग्रेस की बाद में सरकार भी बनी। तो यहाँ चुनाव एक प्रकार से जो पूरे देश में हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। अब चुनाव पर हमें जब नज़रअंदाज दौड़ाते हैं, तो सन 1952 से 62 के बीच कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी रही,
ये दूसरा आम चुनाव 1957 और तीसरा आम चुनाव 1962 में जब हुआ, तो इन चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी। 3/4 सीटें कांग्रेस को मिली, जिसमें जितनी सीटें इस कांग्रेस पार्टी ने जीती, उससे दशक से कोई विपक्षी पार्टी जीत ही नहीं सकी। और विधानसभा चुनाव में भी कहीं कहीं कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। उदाहरण के लिए केरल में 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनी, और एकाध अपवाद मान लें केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों में अब भी कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था। और कांग्रेस पार्टी की जीत का आंकड़ा और दायरा हमारी चुनाव प्रणाली के लिए भी बड़ा चढ़ा दिखता है, क्योंकि चुनाव प्रणाली ने कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा मिला। मिसाल के तौर पर 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में से 45% वोट हासिल हुए, लेकिन कांग्रेस को 74% सीट हासिल हुई। सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही, और 1952 के चुनाव में पूरे देश में कुल 10% वोट मिले थे, लेकिन यह पार्टी 3% सीटें भी नहीं जीत सकी। आखिर ये हुआ कैसे? ये हमने भारतीय जो संविधान है, सिद्धांत और व्यवहार है, उस पाठ्य पुस्तक में गई साल सर्वाधिक वोट पाने की जीत के बारे में पढ़ा था। और उससे बात को यदि आपके दिमाग में हो, यदि आपको ध्यान हो सर्वाधिक वोट पाने की जीत का आधार क्या है, तो इसका आपको जवाब भी मिल गया होगा कि यहाँ 45% वोट हासिल करने के बाद भी कांग्रेस 74% सीट कैसे हासिल कर पाई, और दूसरी पार्टी 10% वोट प्राप्त करके भी 3% सीट हासिल क्यों नहीं कर पाई। ये सारी बातें हमारे सर्वाधिक वोट वाले भारतीय संविधान जो गत वर्ष हमने पढ़ी थी पाठ्य पुस्तक, उसमें सिद्धांत और व्यवहार नामक, उसमें हमें जानकारी प्राप्त मिल चुकी है। अब हमारे देश में चुनाव प्रणाली में जो सर्वाधिक वोट की जीत के तरीके को अपनाया गया है, ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा वोट हासिल करती है, तो दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात में की तुलना में उससे कहीं ज़्यादा सीट हासिल होती हैं। इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में साबित हुई, और गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों के वोट जोड़ दें तो वह कांग्रेस पार्टी को हासिल कुल वोटों से कहीं ज़्यादा थे। लेकिन गैर कांग्रेसी वोट विभिन्न प्रतिस्पर्धी पार्टियों और उम्मीदवारों में बट जाने के कारण कांग्रेस बाकी पार्टियों की तुलना में आगे सीट जीत पाई। और अब हमारे यहाँ जो सरकारें बनी, या जो यहाँ भारत में विभिन्न प्रकार से जो पार्टियां थी, उन्हीं के तौर तरीके के अंतर्गत यहाँ जो सरकार की नीतियाँ रही, और उन सरकार की नीतियों के तहत ही यहाँ अब विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियाँ रही, उनसे कांग्रेस पार्टी को काफ़ी लाभ। ऐसी स्थितियों में कांग्रेस का दबदबा कायम रहा, और कांग्रेस पार्टी की असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत भी है। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा गया, और आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी रही थी, उसके नेता अधिकतर कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। तो कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी, जो बाकी दल अपने रणनीति सोच ही रहे थे, तो कांग्रेस अपना अभियान चुनाव प्रचार शुरू कर देती थी। और दरअसल अनेक पार्टियों का गठबंधन स्वतंत्रता के आसपास हुआ था, और उसके बाद में हुआ था, तो कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फायदा मिला। आज़ादी के वक्त तक यह पार्टी देश में चारों तरफ फैल चुकी थी,
और इसी पार्टी के संगठन के नेटवर्क के स्थानीय स्तर तक पहुंच चुके थे। ये सारी बातें इसके अंतर्गत थी। अब ये होते हुए मैं आपको जो अन्य पार्टियां हैं उन पार्टियों के बारे में भी थोड़ी जानकारी दूं कि जो सोशलिस्ट पार्टी थी, जिसको हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी कि उसको 10% वोट मिले थे और मात्र वो 3% सीट भी हासिल नहीं कर पाई थी। तो सोशलिस्ट पार्टी की जड़ों को आज़ादी से पहले ही उस वक्त में ढूंढा जा सकता है जब भारत राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन चल रहा था और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं ने की एक टोली ने किया था और परिस्थिति और समाजवादी जड़ों के कारण कांग्रेस ने अपने संविधान में जो बदलाव किया था उस बदलाव में कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता धारण कर सके। इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूत करने के लिए 1948 से ये अलग होकर के इन्होंने सोशल पार्टी बनाई थी जो लोकतांत्रिक समाज की विचारधाराओं को विश्वास कर सके। और 1955 की दुविधा की स्थिति में इनका सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने जो घोषणा की कि इसका लक्ष्य समाजवादी बनावट करते समय समाज की रचना है, ऐसे में समाजवादियों के लिए खुद को कांग्रेस का कारगर बरकरार पेश करना हो गया और इस प्रकार से इस पार्टी को बनाया गया जिसके जयप्रकाश नारायण, अभेद परिवर्तन, अशोक मेहता जैसे मुख्य नेता रहे। कांग्रेस के प्रभुत्व दौर के अंतर्गत एकमात्र कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व दौर था और दुनिया के बाकी मुल्कों में दोहराई जाने वाली स्थिति थी। तो इसमें भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व दौर के बीच बहुत बड़ा फर्क था और बाकी मुल्कों में इस पर पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र भी कायम हुआ। कुछ देशों में चीन, क्यूबा, सीरिया संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी का देश था, लेकिन यहाँ हमारे भारत में जो बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया जिसके कारण और ये पार्टी शुरू से ही काफ़ी कुछ हो रही थी, इसके आधार पर भी इसका गठन हुआ था। और इसमें कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसका 1920 के दशक में शुरुआत में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह कम्युनिस्ट के रूप में उभरे थे और ये बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे ये लोग, इसके नेता। और 1935 की साम्यवादी में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहकर काम किया था इन लोगों ने। आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि 1947 में जो सत्ता में स्थानांतरित हुआ था वो सच्ची आज़ादी नहीं कही जा सकती। इसी विचारधारा के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया और साम्यवादी अपने बल को अपने पक्ष में रखने का प्रयास करने के लिए इस पार्टी का उदय हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में ए के गोपालन, एस के डांगे और सीपी जोशी, अजय घोष और पी सुंदरैया जैसे व्यक्ति थे और इन्होंने चीन और सोवियत संघ के बीच की विचारधाराओं का अंतर मानने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में भी आपसी मतभेद हो जाने के कारण यह भी टूट गई। जो सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानते थे उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में इसका विरोध की में राय रखी और यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीआई नाम से अलग दल बन गई और ये दल आज भी कायम है। इस प्रकार से ये विभिन्न पार्टियों का भी उस समय पर अपना एक प्रकार से वर्चस्व रहा। मैं गिरिराज प्रसाद मीणा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा। हम स्वतंत्र भारत में राजनीति पुस्तक के अंतर्गत आज अध्याय 2 की शुरुआत करेंगे और इस अध्याय का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक प्रभुत्व के दौर में लोकतांत्रिक स्थापित करने की चुनौती के बारे में आज हमें शुरुआत कर रहे हैं
और आपने गए पाठ में जब राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की, तो उस राष्ट्र निर्माण के तुरंत बाद हमारे सामने एक और चुनौती प्रमुख रूप से उभर कर के सामने आई थी, लोकतांत्रिक राजनीति की जमीन तैयार करने की। और इसमें राजनीतिक दलों के बीच चुनाव प्रतिस्पर्धा आज़ादी के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। और हम इस अध्याय में चुनावी राजनीति के पहले दशक के बातों पर गौर करेंगे तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रणाली की स्थापना, आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा, विपक्षी दल और उनकी नीतियों का उद्भव, इन सारी बातों का हम इस पाठ के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उसमें लोकतांत्रिक स्थापित करने की जो चुनौती वाला बिंदु है, यहाँ से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ है और अपने देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की जो चुनौती थी, इस गंभीर चुनौतियों के बारे में आपने गए पाठ में जानकारी प्राप्त भी की है। ऐसी चुनौतियों की चपेट में आकर के कई अन्य देश के नेताओं ने ये फैसला किया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता है। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है और लोकतंत्र को अपनाने में मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद हुए कई देशों में इसी कारण अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कई रूप थे। कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा, लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में नहीं रहा और कहीं एक दल का शासक कायम रहा। कहीं सीधे सीधे सत्ता की बागडोर संभाली। अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के इस दौर के कायदे जल्दी लोकतंत्र कायम कर दिया जाए, ये ऐसी अलोकतांत्रिक शासन के पांव फिर जग गए और उन्हें बदल पाना काफ़ी मुश्किल होगा। ये सारी बातें उस समय थी और भारत भी ऐसी परिस्थितियों से अलग नहीं था। लेकिन आज़ाद भारत के नेताओं के सामने एक ज़्यादा कठिन रास्ता चुनने का फैसला किया। नेताओं ने कोई रास्ता और चुना होता तो आश्चर्य की बात होती, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र थी और हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे। ये राजनीति की समस्या के रूप में नहीं देखते थे और राजनीति की समस्या के समाधान के उपाय मानते थे। इन्हीं चुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद रखे। इसके साथ ही लोकतांत्रिक राजनीति सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति की दो सबसे ज़्यादा जाहिर चीज़ है, जो राजनीति गतिविधियों का उद्देश्य जनहित का फैसला करना और उस पर अमल करना एक ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे नेताओं के इस रास्ते को चुनने का फैसला किया। पिछले साल हमने कक्षा 11 में पढ़ा भी था कि हमारा संविधान कैसे बना। उसकी शायद आपको थोड़ी याद हो तो संविधान सभा जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को इस पर पूर्ण हस्ताक्षर हुए तथा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था
और संविधान के नियम तय कर दिए गए थे। अब इन नियमों को अमल में लाने के लिए महज ये प्रक्रिया को शुरू किया गया और भारत में 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई और सुकुमार सेन हमारे भारत के पहले चुनाव आयुक्त बने और उनसे उम्मीद की जा रही थी कि शायद देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही हो जाए, लेकिन परिस्थितियां कहने में और किसी कार्य को क्रियान्वित करने में काफ़ी अंतर होता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं है और मतदाता सूची, वयस्क मताधिकारियों व्यक्तियों की सूची बनाना अत्यंत आवश्यक है और इस काम में समय भी लगेगा। मतदाता सूचियाँ जब पहला प्रारूप जब प्रकाशित हुआ तो पता चला कि 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए और इन महिलाओं को अला की बेटी फला की बीवी इस प्रकार से उनकी प्रविष्टियाँ हुई और चुनाव आयोग ने इन प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया। फिर इन मतदाता सूचियों को पुनरावलोकन किया जाए और ज़रूरी लगे तो प्रविष्टियों को हटाया भी जाए। ये सारी बातें चुनाव आयोग ने जब स्पष्ट की, ऐसे काम बहुत मुश्किल था। उस समय भारत में 17 करोड़ मतदाता थे और 3200 विधायक और 489 लोकसभा के सांसद चुनने थे, तो इनके महज 15% ही साक्षर थे। चुनाव आयोग के सामने यह बहुत बड़ा एक विकट फैसला था, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा अधिकारी चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया और देश के विशाल और मतदाताओं को भारी भरकम की संख्या से पहला आम चुनाव अनूठा था। मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीबी और अनपढ़ थी। ऐसे माहौल में चुनाव के लिए एक परीक्षा की कठिन पद्धति थी, सार्वभौमिक थी और इसी में अमल में लाने के लिए हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार से परिस्थितियों का सामना किया गया और उस सामने के तहत इसे जोखिम भरा जो परिणाम था, उस जोखिम भरे में एक हिंदुस्तानी संपादक ने इतिहास का जो सबसे बड़ा जुआ करार दिया था, उसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइजर नामक पत्रिका ने भी जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन में यह देख लेंगे कि और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। उसी प्रकार एक इंडियन सिविल सर्विस में अंग्रेज नुमाइंदे ने दावा किया था कि आने वाले वक्त और अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर बड़ा विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की ये बेहद नौटंकी होगा। इस कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि चुनाव में इस प्रकार की स्थिति को वो करने का आधार रखा गया कि ये भारत में चुनाव असफल होगा, लेकिन चुनाव आयोग को भी चुनाव की तारीखें घोषित करने के पश्चात 2 बार स्थगित करना पड़े और आखिरकार 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए और इन चुनाव को अमूमन 1952 का आम चुनाव कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश देश के हिस्सों में 1952 में ही चुनाव हुए थे। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लगे और चुनाव में उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट पर 4 उम्मीदवार मैदान में रहे और चुनाव में बढ़ चढ़कर
लोगों ने हिस्सा लिया। 50% के लगभग लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। चुनाव परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। सार्वभौमिक मताधिकार के इस प्रयोग के जो आलोचक थे, चुनाव कराने से पहले जो इस भारतीय के चुनाव पद्धति और तरीके के लिए आलोचना कर रहे थे, उनका मुंह बंद हो गया। आलोचकों के संदेह पर पानी फिर गया और सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। अब देश से बाहर के परिवेशक भी इस बात को देख कर के हैरान हो गए थे। हिंदुस्तान टाइम ने उस समय लिखा भी कि यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बहुजा अंजाम दिया और 1952 के आम चुनाव में पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में भी नहीं कराया जा सकते हैं। जो इस बात की लोगों में बात थी उसको भी अब समाप्त कर दिया गया, उस बात को भी खारिज कर दिया गया। ऐसी स्थिति में ये सारी बातें अमल में लाई गई। अब हमारा अगला बिंदु है, पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व, अर्थात जो 1952 के प्रथम आम चुनाव हुए थे उससे लगातार 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, इसका दबदबा रहा। पहले आम चुनाव के नतीजे से शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो और आशा यही रही कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में जीत जाएगी। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था और इस पार्टी का स्वाधीनता संग्राम की विरासत भी थी। अतः ये दिन एकमात्र सीट थी जिसका संगठन पूरे देश में था। फिर इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और उन्होंने पूरे देश में अपना चुनाव प्रसार किया। 489 सीटों में से कांग्रेस ने 364 सीटें जीती और इस तरह किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनाव दौड़ में कांग्रेस सबसे आगे निकली। जहाँ तक सीट पर जीत का सवाल है तो इसके अंतर्गत उसे हर क्षेत्र में हर प्रकार से अपने कुल बहुमत लेके आई। मात्र विपक्षी सीट कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसे 16 सीट हासिल हुई और लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी जो चुनाव कराए गए तो वहाँ कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल हुई। केवल त्रावणकोर कोचीन जो आज केरल का एक हिस्सा है, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर अपनी जीत दाखिल की और आखिरकार इन 3 राज्यों में कांग्रेस की बाद में सरकार भी बनी। तो यहाँ चुनाव एक प्रकार से जो पूरे देश में हुए उसमें कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। अब चुनाव पर हमें जब नज़रअंदाज दौड़ाते हैं तो सन 1952 से 62 के बीच कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी रही। ये दूसरा आम चुनाव 1957 और तीसरा आम चुनाव 1962 में जब हुआ तो इन चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी। 3/4 सीटें कांग्रेस को मिली, जिसमें जितनी सीटें इस कांग्रेस पार्टी ने जीती उससे दशांक से कोई विपक्षी पार्टी जीत ही नहीं सकी और विधानसभा चुनाव में भी कहीं कहीं कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। उदाहरण के लिए केरल में 1957 में
केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनी और एकाध अपवाद मान लें केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों में अब भी कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था। और कांग्रेस पार्टी की जीत का आंकड़ा और दायरा हमारी चुनाव प्रणाली के लिए भी बड़ा चढ़ा दिखता है, क्योंकि चुनाव प्रणाली ने कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा मिला। मिसाल के तौर पर 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में से 45% वोट हासिल हुए, लेकिन कांग्रेस को 74% सीट हासिल हुई। सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही और 1952 के चुनाव में पूरे देश में कुल 10% वोट मिले थे, लेकिन यह पार्टी 3% सीटें भी नहीं जीत सकी। आखिर ये हुआ कैसे? ये हमने भारतीय जो संविधान है, सिद्धांत और व्यवहार है, उस पाठ्य पुस्तक में गई साल सर्वाधिक वोट पाने की जीत के बारे में पढ़ा था। और उससे बात को यदि आपके दिमाग में हो, यदि आपको ध्यान हो सर्वाधिक वोट पाने की जीत का आधार क्या है, तो इसका आपको जवाब भी मिल गया होगा कि यहाँ 45% वोट हासिल करने के बाद भी कांग्रेस 74% सीट कैसे हासिल कर पाई और दूसरी पार्टी 10% वोट प्राप्त करके भी 3% सीट हासिल क्यों नहीं कर पाई। ये सारी बातें हमारे सर्वाधिक वोट वाले भारतीय संविधान जो गत वर्ष हमने पढ़ी थी पाठ्य पुस्तक, उसमें सिद्धांत और व्यवहार नामक, उसमें हमें जानकारी प्राप्त मिल चुकी है। अब हमारे देश में चुनाव प्रणाली में जो सर्वाधिक वोट की जीत के तरीके को अपनाया गया है, ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा वोट हासिल करती है तो दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात में की तुलना में उससे कहीं ज़्यादा सीट हासिल होती हैं। इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में साबित हुई और गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों के वोट जोड़ दें तो वह कांग्रेस पार्टी को हासिल कुल वोटों से कहीं ज़्यादा थे। लेकिन गैर कांग्रेसी वोट विभिन्न प्रतिस्पर्धी पार्टियों और उम्मीदवारों में बट जाने के कारण कांग्रेस बाकी पार्टियों की तुलना में आगे सीट जीत पाई। और अब हमारे यहाँ जो सरकारें बनी या जो यहाँ भारत में विभिन्न प्रकार से जो पार्टियां थी, उन्हीं के तौर तरीके के अंतर्गत यहाँ जो सरकार की नीतियाँ रही और उन सरकार की नीतियों के तहत ही यहाँ अब विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियाँ रही, उनसे कांग्रेस पार्टी को काफ़ी लाभ। ऐसी स्थितियों में कांग्रेस का दबदबा कायम रहा और कांग्रेस पार्टी की असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत भी है। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा गया और आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी रही थी, उसके नेता अधिकतर कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। तो कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी, जो बाकी दल अपनी रणनीति सोच ही रहे थे तो कांग्रेस अपना अभियान चुनाव प्रचार शुरू कर देती थी। और दरअसल अनेक पार्टियों का गठबंधन स्वतंत्रता के आसपास हुआ था और उसके बाद में हुआ था, तो कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फायदा मिला। आज़ादी के वक्त तक यह पार्टी देश में चारों तरफ फैल चुकी थी और इसी पार्टी के संगठन के नेटवर्क के स्थानीय स्तर तक पहुंच चुके थे। ये सारी बातें इसके अंतर्गत थी। अब ये होते हुए मैं आपको जो अन्य पार्टियां हैं, उन पार्टियों के बारे में भी थोड़ी जानकारी दूं कि जो सोशलिस्ट पार्टी थी, जिसको हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी कि उसको 10% वोट मिले थे और मात्र
वो 3% सीट भी हासिल नहीं कर पाई थी। तो सोशलिस्ट पार्टी की जड़ों को आज़ादी से पहले ही उस वक्त में ढूंढा जा सकता है जब भारत राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन चल रहा था और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं ने की एक टोली ने किया था और परिस्थिति और समाजवादी जड़ों के कारण कांग्रेस ने अपने संविधान में जो बदलाव किया था उस बदलाव में कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता धारण कर सके। इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूत करने के लिए 1948 से ये अलग होकर के इन्होंने सोशल पार्टी बनाई थी जो लोकतांत्रिक समाज की विचारधाराओं को विश्वास कर सके और 1955 की दुविधा की स्थिति में इनका सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने जो घोषणा की कि इसका लक्ष्य समाजवादी बनावट करते समय समाज की रचना है, ऐसे में समाजवादियों के लिए खुद को कांग्रेस का कारगर बरकरार पेश करना हो गया और इस प्रकार से इस पार्टी को बनाया गया जिसके जयप्रकाश नारायण, अभेद परिवर्तन, अशोक मेहता जैसे मुख्य नेता रहे। कांग्रेस के प्रभुत्व दौर के अंतर्गत एकमात्र कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व दौर था और दुनिया के बाकी मुल्कों में दोहराई जाने वाली स्थिति थी। तो इसमें भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व दौर के बीच बहुत बड़ा फर्क था और बाकी मुल्कों में इस पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र भी कायम हुआ। कुछ देशों में चीन, क्यूबा, सीरिया संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी का देश था, लेकिन यहाँ हमारे भारत में जो बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया जिसके कारण और ये पार्टी शुरू से ही काफ़ी कुछ हो रही थी, इसके आधार पर भी इसका गठन हुआ था। और इसमें कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसका 1920 के दशक में शुरुआत में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह कम्युनिस्ट के रूप में उभरे थे और ये बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे ये लोग, इसके नेता। और 1935 की साम्यवादी में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहकर काम किया था इन लोगों ने। आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि 1947 में जो सत्ता में स्थानांतरित हुआ था वो सच्ची आज़ादी नहीं कही जा सकती। इसी विचारधारा के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया और साम्यवादी अपने बल को अपने पक्ष में रखने का प्रयास करने के लिए इस पार्टी का उदय हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में A.K. गोपालन, S.K. डांगे और C.P. जोशी, अजय घोष और P. सुंदरैया जैसे व्यक्ति थे और इन्होंने चीन और सोवियत संघ के बीच की विचारधाराओं का अंतर मानने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में भी आपसी मतभेद हो जाने के कारण यह भी टूट गई। जो सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानते थे उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में इसका विरोध की में राय रखी और यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या CPI नाम से अलग दल बन गई और यह दल आज भी कायम है। इस प्रकार से ये विभिन्न पार्टियों का भी उस समय पर अपना एक प्रकार से वर्चस्व रहा।